मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। मेरे दादाजी का बहुत बड़ा घर था। हम सभी चाचा ताया की फैमिली इसी घर में रहते थे। सबके अलग अलग पोर्शन बने हुए थे। दादा तो मर चुके थे, लेकिन घर पर बड़े ताया का हुक्म चलता था। अब भी हमारे घर में एक ही टेबल पर खाना खाया जाता था। मेरे पापा के 4 भाई थे। मैं अपने पापा की पहली औलाद थी। मुझसे छोटी एक बहन थी और सबसे छोटा एक भाई था। मेरे पापा सब भाइयों में सबसे छोटे थे। मेरे सब कजिन्स की शादियां हो चुकी थीं और काफी कजिन्स की तो आपस में ही शादियां हुई थी। लेकिन मेरे जोड़ का कोई भी रिश्ता हमारे खानदान में मौजूद नहीं था, इसलिए मेरा रिश्ता दूसरी जगह तय हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था। आज तक कभी भी हमने शादी के लिए हॉल बुक नहीं करवाए थे, क्योंकि हमारे दादा का घर ही बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा फैला हुआ आंगन था। वहीं सबकी शादियां अरेंज की जाती थी। अब भी आंगन किसी हॉल की तरह बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। मेरा होने वाला दूल्हा बहुत ही खूबसूरत नौजवान था, जिसका नाम युग था। मैं इस रिश्ते से बेहद खुश थी और शादी के बाद मुझे दुबई चले जाना था। दुल्हन बनाने के लिए घर पर ही एक ब्यूटिशियन आई हुई थी। हमारे ताया और पापा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि घर की लड़कियां पार्लर में जाकर तैयार हों, इसलिए ब्यूटिशियन घर पर ही आकर दुल्हन बनाकर जाती थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मेरे चेहरे पर खुशी थी। पिछले 6 महीने से मैं युग के साथ बिजी थी। फोन पर उससे बातें भी होती थी, इसलिए दिल में युग की जगह बन जाना नेचुरल सी बात थी। कल ही उसने मुझे फोन पर कहा था कि मीनाक्षी, शादी का लहंगा मैंने तुम्हारे लिए खुद पसंद किया है। तुम उसमें बेहद खूबसूरत लगोगी। और वो सच कह रहा था। दुल्हन बनने के बाद जिसने भी मुझे देखा, मेरी बहुत तारीफ की। मैं दुल्हन बनी स्टेज पर बैठ गई थी। मेरे सब कजिन्स ने ये इंतजाम किया था कि शादी के मंत्र से पहले बीच में एक बारीक सा नेट का पर्दा लगवाया जाएगा। शादी की रस्मों के बाद उस पर्दे को हटा दिया जाएगा। मेरी सारी कजिन्स और सहेलियां मुझे युग के नाम पर परेशान कर रही थी। दुल्हन बने हुए मुझे अब 2 घंटे गुजर चुके थे। अब तो सब लोग ही बारात के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। मेरे पापा ने कई बार मेरे ससुर को फोन किया था, लेकिन वो लोग बस यही कह रहे थे, बस अभी हम निकलने ही वाले हैं। आपको तो पता है कि ऐसे कामों में देर हो जाती है। लेकिन आधे घंटे गुजर जाने के बाद मेरे पापा को गुस्सा आने लगा। वो कहने लगे, हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे घरों में वक्त की बहुत पाबंदी की जाती है। उसके बाद जो बात मेरे होने वाले ससुर ने बताई, उसने जैसे हम सब पर कयामत ही तोड़ दी। वो कहने लगे, हम खुद बहुत परेशान हैं। ना जाने युग कहाँ चला गया है। हमें कब से उसी का इंतजार है। हम तो 11 बजे ही बारात लेकर निकल जाते, लेकिन युग कुछ देर का कहकर गया था और अभी तक लौटा नहीं है। उसका फोन भी बंद जा रहा है। जैसे ही वो आता है, हम बारात लेकर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये देर तो लंबी से लंबी होने लगी थी। धीरे धीरे रात के 1 बज गए। लोगों में अब बातें होने लगी कि जरूर कोई गड़बड़ है। लड़के की शादी उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती करवाई गई होगी, तभी वो घर से भाग गया है। अब मेरी बारात न आने की बातें सुनकर कुछ लोग कहने लगे, आपकी बेटी पर तो दाग लग गया है। जिस लड़की की बारात न आए, उससे भला कौन शादी करेगा। मेरे पापा की हालत देखकर मेरा दिल बैठने लगा। उनके चेहरे की रंगत सफेद पड़ चुकी थी। तभी मेरे ताया ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच दी। वो बोले, ये लड़का हमारी इज्जत के साथ खेल गया है, हमारी बच्ची का तमाशा बनाएगा और हम खामोशी से देखते रहेंगे। मीनाक्षी की शादी आज ही होगी। ये सुनकर हम सब स्तब्ध रह गए। ताया ने कहा, मीनाक्षी की शादी अनिल से की जाएगी। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। अनिल मेरे पापा से बड़े भाई का सबसे छोटा बेटा था। वो मुझसे 4 साल छोटा था और मुझे अपनी बड़ी बहन कहता था। अभी वो सिर्फ 16 साल का था। जब उसने ये सुना तो सबके सामने कहने लगा, बड़े पापा, क्या हो गया है आपको? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मीनाक्षी बहन मुझसे 4 साल बड़ी है। मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह मानता हूँ।
मैं ये शादी नहीं करूंगा और ना ही मेरी शादी की अभी कोई उम्र है। उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जब से दादा का देहांत हुआ था, हमारे घर में फैसले बड़े पापा के ही चलते थे। उन्होंने बुरी तरह से अनिल को डांट दिया। कहने लगे, खबरदार, ये हमारी इज्जत का मामला है, इसलिए चुपचाप यहाँ बैठो और शादी करो। लेकिन अनिल ने साफ मना कर दिया। मैं खुद भी ये नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा और उसका कोई जोड़ ही नहीं था। अनिल का इनकार करना था कि एक जोरदार थप्पड़ मेरे बड़े चाचा ने अनिल के मुंह पर मारा। कहने लगे, तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हारे बड़े पापा ने क्या कहा है? हमारे घर की इज्जत का सवाल है। अगर तुमने कोई और बकवास की तो मैं तुम्हारा हाल बिगाड़ के रख दूंगा। सारी औरतें सहमी हुई खड़ी थीं। मर्दों के फैसले के आगे किसी औरत को बोलने का हक नहीं था। मगर थप्पड़ खाने के बाद भी उसने यही कहा, मुझे ये जोर जबरदस्ती का रिश्ता मंजूर नहीं है। चाहती तो मैं भी यही कह सकती थी कि ये शादी ना हो, लेकिन मेरा तो खुद ही तमाशा बन चुका था। युग ने मुझे जलील करके रख दिया था। फोन पर तो मुझसे बड़ी मीठी मीठी बातें करता था। लगता ही नहीं था कि ये रिश्ता उसकी मर्जी से नहीं हुआ है, लेकिन जबरदस्ती उस पर थोपा गया था, जो एन टाइम पर भाग गया। अनिल के पापा ने अनिल को मारा, यहाँ तक कि उसकी नाक और होंठ के करीब से खून बहने लगा था। उसके चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी। मुझे उस पर तरस आने लगा था, लेकिन मैं अपनी जुबान से इनकार का हक नहीं रखती थी कि खुद ही अपने मुंह से इनकार कर देती। रोते हुए अनिल ने शादी की। शादी के वक्त मैं तो बिल्कुल बेजान शरीर की तरह थी। वो तो इनकार का हक रखता था, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इसलिए मैंने कोई भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। मैंने सोचा था कि अनिल से कह दूंगी कि मेरे हिस्से की बदकिस्मती पर उसे रोने की जरूरत नहीं है। वो जब चाहे दूसरी शादी कर सकता है। मेरा क्या है? बिना शादी के भी मुझे अपने घर की दहलीज पर ही बैठना था। अब अनिल की पत्नी बनकर एक नाम मात्र के रिश्ते के लिए घर पर बैठ जाऊंगी। शादी के वक्त पंडित ने कहा, लड़का तो राजी नहीं है और ये जबरदस्ती की शादी है, ये शादी नहीं हो सकती। तो मेरे चाचा कहने लगे, इस बेवकूफ को क्या पता कि इसके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। वैसे भी ये अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है, इसलिए इसका पापा होने के नाते मैं इसका फैसला करने का हक रखता हूँ। खैर, मेरी शादी अनिल के साथ हो चुकी थी। रोते धोते मेरी विदाई भी हुई। बदनामी तो हो ही चुकी थी। बस एक इज्जत की चादर से ढांपकर मेरी माँ ने मुझे अनिल के साथ विदा कर दिया। जैसे ही मैं अनिल के कमरे में जाकर बैठी तो बड़ी चाची यानी अनिल की माँ मेरे पास आई और कहने लगी, बड़े भाई साहब भी बड़े ही जज्बाती है। हमें भी तुम्हारी बारात के ना आने का बेहद दुख और अफसोस है, लेकिन तुम खुद सोचो, मेरे बच्चे का इसमें क्या कसूर था? वो तो अभी 12वीं क्लास में ही पढ़ रहा था और भाई साहब ने किस तरह से उसके साथ जबरदस्ती करके शादी करवा दी। मेरे बच्चे का पूरा चेहरा मार मार कर सूजा दिया है। चाची की शिकायत अभी जारी थी, लेकिन मैं क्या कह सकती थी? ये जबरदस्ती का बंधा हुआ रिश्ता था। और उसके बाद जो बात चाची ने मुझसे कही, उसे सुनकर मेरी आंखें शर्म से झुक गईं। उस बात को सुनकर मेरा जी चाहा कि ये जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं, या चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। बदकिस्मत किसे कहते हैं, शायद उस वक्त मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। चाची कहने लगी, मेरा बेटा हर बात से अनजान है। मुझे तो लगता है कि अभी तक ये ठीक से जवान भी नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि तुम्हें कुछ साल इंतजार करना पड़ेगा। ये कहकर चाची कमरे से बाहर चली गईं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या अब यही सुनना रह गया था? कुछ ही देर में अनिल बड़े गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। पूरे कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, क्योंकि बड़े चाचा ने उसे बहुत मारा था। कुछ दिन पहले ही तो वो मुझसे कह रहा था, दीदी बताए ना आपकी शादी पर मैं कौन से कपड़े पहनूं, और उसने मेरी शादी पर ढेर सारे कपड़े भी खरीदे थे। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया था। उसकी उम्र तो 16 साल की थी, लेकिन सेहत बहुत ही अच्छी थी, कद में भी ऊंचा था। मैंने कहा, अनिल,
तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हें पता है ना, मैं मायों बैठी हुई हूँ। अगर मम्मी और चाची को पता चला तो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। कहते हैं मायों वाली लड़की को कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और तुम हो, मुझे कमरे से बाहर लेकर जा रहे हो। वो कहने लगा, सब लोग शॉपिंग पर गए हैं और अभी मुझे बताओ कि मुझे तुम्हारे किस किस फंक्शन पर कौन कौन से कपड़े पहनने हैं। तुम्हें तो पता है ना, तुम बताती हो, मैं वही पहनता हूँ। अनिल की मेरे छोटे भाई वरुण से बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों ही हम उम्र थे, इसलिए जब भी मैं वरुण की शॉपिंग के लिए जाती थी तो अनिल भी मेरे साथ ही जाता था। उसे मेरे पसंद किए हुए कपड़े बहुत अच्छे लगते थे। हमेशा कहीं भी जाना होता तो वो मुझसे ही पूछता था। और अभी भी वो मुझे अपने कमरे में ले गया था। अपनी अलमारी खोलकर सारे हैंगर में लटके हुए कपड़े उसने बेड पर फैला दिए थे। फिर मुझसे पूछने लगा, बताओ ना दीदी, तुम्हारी बारात पर क्या पहनूं? व्हाइट कलर का सूट पहनूं या फिर ये ब्लैक कलर का पहन लूं? मैंने कहा, दुल्हन के भाई हो तो तुम्हें व्हाइट कलर ही पहनना चाहिए। और फिर वरुण भी यही पहन रहा है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, ठीक है। फिर उस सूट को अपने साथ लगाकर खुद को आईने में देखते हुए कहने लगा, देख लो दीदी, दूल्हे से ज्यादा स्मार्ट तो मैं लगूंगा। अपना फर्जी कॉलर खड़ा करते हुए वो मुझे तंग करने लगा था। मैंने कहा, मुंह धो लो, अपने दूल्हे से ज्यादा अच्छा लगूंगा। मैंने मुंह टेढ़ा करते हुए उसकी नकल उतारी और वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत में ये सब होने वाला है। अनिल जैसे ही कमरे में आया, चिल्लाकर मुझसे कहने लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी दीदी कि आप भी चुपचाप शादी कर लोगी। इनकार क्यों नहीं किया तुमने? ये बात उसने चिल्लाते हुए कही थी। मैंने कहा, क्या तुम्हारी किसी ने सुनी थी? अनिल, हमारे बड़े बुजुर्ग कब हमारी बात को अहमियत देते हैं? तुम्हारे मना करने पर भी तुम्हें क्या मिला? बताओ। शक्ल देखो अपनी आईने में। जो हाल तुम्हारा हुआ है ना, वही हाल मेरा होता। उसके बावजूद भी ताया हमारा निकाह करवा देते, जैसे अब करवाया है। मेरी बात सुनकर कहने लगा, भगवान करे कि बड़े पापा मर जाएं। मैंने अनिल के मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने कहा, अनिल, ऐसा नहीं कहते। लेकिन वो गुस्से से बिखरा हुआ था। कहने लगा, ऐसा भी होता है क्या? कहीं बारात तुम्हारी नहीं आई और दूल्हा तुम्हारा नहीं पहुंचा और शादी मुझे पकड़ के करवा दी। यूं भी जबरदस्ती के रिश्ते किए जाते हैं भला? मेरी कोई उम्र थी शादी करने की? मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह समझा है। मैं तुम्हें दीदी कहता हूँ। बड़े पापा को ये भी शर्म नहीं आई कि वो क्या कर रहे हैं। पकड़कर मुझे अपनी ही बहन का पति बना दिया। लानत है हमारे घर के बुजुर्गों पर। बात तो उसकी ठीक थी। मुझे उसकी बात सही लग रही थी, क्योंकि मैंने कभी वरुण और अनिल में फर्क नहीं समझा था। वो तो मुझसे ट्यूशन पढ़ने भी आया करता था और मैं उसके कान तक खींच देती थी। जब वो होमवर्क याद नहीं करता था तो मैं उसकी अच्छी खासी खिंचाई कर देती थी। और अब बड़े पापा के जज्बाती फैसले ने तो हमें एक दूसरे से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ मेरे दिमाग में तो अभी तक ये उलझन नहीं सुलझी थी कि आखिर युग ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्यों उसने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था? मैं यही सोच रही थी जब मैं अनिल की आवाज पर चौंकी। अनिल ने कहा, तकिया पकड़ो और जाकर सोफे पर सो जाओ, क्योंकि मुझे अपने बेड पर सोने की आदत है। खैर, मैंने तकिया पकड़ा और सोफे पर जाकर लेट गई। क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने अपनी शादी को लेकर। कितने सपने सजाए थे मैंने। अपनी शादी के लिए कोई बिना वजह बताए इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता है, जो युग ने मुझे दी थी। अगले दिन रात को बड़े पापा ने अनिल को अपने कमरे में बुलाया था। लगभग 2 घंटे के बाद वो अपने कमरे में वापस आया था और बड़े गुस्से में था। मैंने कहा, क्या हुआ? बड़े पापा ने तुमसे क्या कह दिया जो तुम इतने गुस्से में हो? वो कहने लगा, साला बूढ़ा सठिया गया है इस उम्र में, लेकिन मैं वो सब कुछ कभी नहीं कर सकता जो बड़े पापा चाहते हैं। अनिल इस कदर गुस्से में था कि बड़े पापा के बारे में बात करते हुए सारे अदब लिहाज भूल गया था। मैंने कहा, अनिल, इधर बैठो।
मैंने उसे बाजू से पकड़ा और सोफे पर बैठा दिया। पानी का गिलास उसे दिया। पानी पीने के बाद ही वो कुछ नॉर्मल हुआ था। मैंने कहा, अब बताओ, क्या कहा है बड़े पापा ने? कहने लगा, बड़े पापा कहते हैं कि 4 दिन के बाद तुम्हारा वलीमा है, इसलिए अपना वलीमा पक्का करने के बारे में सोचो। अब तुम्हारी शादी मीनाक्षी से हो गई है, तो वो तुम्हारी पत्नी है, और तुम दोनों के बीच में अब कोई दूरियां नहीं रहनी चाहिए। उसकी बात सुनकर तो मुझे भी बड़े पापा की सोच पर अफसोस हुआ था। अनिल की हालत ऐसी थी कि वो अभी रो देगा। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, हम ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं निभाएंगे। वो कहने लगा कि मैं निभा भी नहीं सकता, मैं सोच रहा हूं कि यहाँ से भाग जाऊं। दीदी, आप ही सबको समझाएं, इन सब की बातें मुझे पागल कर देंगी। वो 16 साल का लड़का पति पत्नी के रिश्ते को समझ ही नहीं पा रहा था, और हमारे घर के बुजुर्ग उसे जो कह रहे थे वो सरासर गलत था। मैंने कहा, तुम बड़े पापा से कुछ मत कहना, सबके सामने यही जाहिर करना कि हम दोनों में सब कुछ ठीक है। बस कमरे के अंदर हम एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे, जैसे पहले रहते थे। मेरी बात सुनकर वो मान गया था। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो कॉलेज आने के लिए तैयार हुआ तो बड़े पापा का एक नया हुक्म आ गया। कहने लगे, अनिल, आज के बाद तुम कॉलेज नहीं जाओगे। सब लोग नाश्ता कर रहे थे, मैं अनिल के साथ ही बैठी हुई थी। वो कहने लगा, क्यों बड़े पापा, मेरे पेपर होने में बस कुछ ही महीने रह गए हैं। वो कहने लगे, अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे सर पर मीनाक्षी की जिम्मेदारी आ चुकी है, इसलिए आज से तुम हमारे साथ फैक्ट्री जाओगे और सारे वर्कर्स के काम देखोगे। बाकी के मामले भी तुम्हें फैक्ट्री जाकर बता दिया जाएगा। पहली बार मैंने बड़े पापा की बात पर मुंह खोला था। मैंने कहा, बड़े पापा, ये तो ज्यादती होगी। आपने जो फैसला हमारे लिए किया था, हमने वो स्वीकार किया है, लेकिन प्लीज अनिल को अपनी पढ़ाई पूरी करने दें। मेरी बात सुनकर बड़े पापा मुझ पर भड़कने लगे। कहने लगे, यहाँ लड़कियों को ऐसी इजाजत नहीं कि बड़े लोगों को अपने मशवरे दें। उसे पढ़ना है तो प्राइवेट पढ़ ले, लेकिन आज से ये फैक्ट्री जाएगा, कॉलेज नहीं जाएगा। खैर, अनिल कॉलेज के बजाय फैक्ट्री जाने लगा। मुझे अनिल के बारे में सोचकर बहुत दुख होता था। बेचारे की सारी आज़ादी खत्म कर दी गई थी। वरुण भी उसी की उम्र का था और कॉलेज जाता था। दोस्तों के साथ क्रिकेट भी खेलने जाता था। लेकिन अनिल की जिंदगी एकदम बदल गई थी। वो फैक्ट्री से सब मर्दों के साथ रात को वापस लौटता। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए खाना खाते ही कमरे में चला जाता और अपनी किताबें खोलकर बैठ जाता था। मैं जब घर के कामों से फ्री होकर कमरे में आती तो वो बेड पर किताबों में बिखरा हुआ बैठा होता था। मुझे देखकर तुरंत कहता, दीदी, तुम जल्दी कमरे में नहीं आ सकती? जल्दी से मुझे समझाओ ना कि ये सवाल कैसे होगा। मैंने एमबीए किया था और अनिल भी वहीं पढ़ रहा था, इसलिए रात को मैं उसे पढ़ा देती थी ताकि वो पेपर अच्छे दे सके। जिन दिनों उसके पेपर थे, बड़े चाचा के कहने पर अनिल को फैक्ट्री से बस इतनी ही छुट्टी मिली थी कि वो जाकर अपने पेपर दे सके। उन दिनों अनिल आधी आधी रात जाकर पढ़ता रहता था और मुझे भी उसकी तैयारी करवाने के लिए रात रात भर जागना पड़ता था। एक बार तो वो बेड से टेक लगाए किताब पकड़े पकड़े याद कर रहा था। मुझे भी नींद आ रही थी। मैं ये सोच रही थी कि वो आखिरी सवाल भी याद करके मुझे सुना दे तो मैं भी जाकर सोफे पर सो जाऊंगी। लेकिन जैसे ही अनिल नींद की वजह से सोने लगा, गहरी नींद में वो मेरी गोद में गिर गया और फिर वहीं सर रखेर के सो गया। मैं जो आंखें मलते हुए इस इंतजार में थी कि उसकी तैयारी पूरी करवाकर सो जाऊंगी, अनिल की इस हरकत पर बुरी तरह चौंक उठी थी। वो नींद की शिद्दत की वजह से मेरी गोद में सर रखकर सो चुका था। मैंने उसे पुकारा भी, लेकिन वो शायद गहरी नींद में जा चुका था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल पहली बार धड़का था उसको इतने करीब देखकर। मैंने उसे पीछे करना चाहा, लेकिन वो अच्छे खासे डील डॉल का लड़का था, इसलिए मेरे हिलाने झुलाने पर वो जरा भी नहीं खिसका। मजबूरन मुझे बैठना पड़ा। मैं अनिल से थोड़ी दूर में आकर बेड पर ही लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन गहरी नींद की वजह से मुझे होश ही नहीं रहा।
जब सुबह की अलार्म पर मेरी आँख खुली तो मैं अनिल के बेहद करीब थी। वो मेरे ही तकिए पर सर रखे बेखबर सो रहा था। उसकी सांसों की सरसराहट मुझे अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थी। मैं जल्दी से पीछे हटी। शायद नींद में मेरा बाल खुल गया था, इसलिए जल्दी से अपने बाल समेटे और उठकर बैठ गई। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि क्या जरूरत थी मुझे उसके बेड पर बैठकर पढ़ाने की। शुक्र है उसकी आंख नहीं खुली, वरना तो हम दोनों ही एक दूसरे से नजरें न मिला पाते। मैंने अनिल को जगाया तो वो नहा धोकर कॉलेज चला गया। जब वापस आया तो बहुत खुश था। कहने लगा, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, थैंक यू सो मच दीदी। ये कहकर उसने मेरे दोनों हाथ अपने होठों से लगा लिए। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने जल्दी से उसके हाथों से अपने हाथ खींच लिए। मुझे ये लगने लगा था कि जैसे मेरे अंदर के जज्बात ना चाहते हुए भी बदलने लगे थे। ना चाहते हुए भी मैं अनिल के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन वो वैसा ही था। उसमें बचपना और लापरवाही भरी हुई थी। जाहिर है उसकी उम्र ही ऐसी थी। जब वो अच्छे नंबरों से पास हुआ तो अपना रिजल्ट बताते हुए वो अचानक ही मेरे गले लग गया। कहने लगा, मैं बहुत खुश हूँ दीदी, और पता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे गले लगते हुए वो ये सब कह रहा था। मैं फौरन उससे पीछे हट गई। 12वीं करने के बाद उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। उसका बीए करने का इरादा था। फैक्ट्री में भी वो भरपूर ध्यान दे रहा था, इसलिए बड़े पापा ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी थी। सारे पैसे लाकर वो मेरे हाथ पर रख देता था। कहता, तुम संभाल कर रखो, जब जरूरत होगी तो मुझे दे दिया करना। उसके रिजल्ट देखकर उसे आगे पढ़ने की इजाजत मिल गई थी। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन हम अब भी दोस्तों की तरह रहते थे। वो अब भी मुझे दीदी कहता और मैं भी उसे अपना दोस्त ही मानती थी। जब भी वो यूनिवर्सिटी जाने लगता तो मुझसे पूछता, आज क्या पहन कर जाऊं, जिससे कि सारी लड़कियां मुझे देखती रह जाएं। वो यूनिवर्सिटी में जाने लगा था, इसलिए अब उसकी बातें और उसके हाव भाव बदलने लगे थे। मैंने मुस्कुराकर उसे एक अच्छी सी पैंट शर्ट निकाल कर दे दी। मैंने कहा, ये पहनो, सब लड़कियां तुम्हें देखती रह जाएंगी। मेरे मजाक पर वो हंसने लगता था। पिछले कुछ महीनों से अनिल के चेहरे पर एक अलग ही रौनक नजर आने लगी थी। वो बहुत खुश रहने लगा था। एक बार मैंने ये वजह पूछी तो कहने लगा, एक लड़की मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है, मैं उस लड़की से मोहब्बत करने लगा हूँ। ये सुनकर पता नहीं क्यों मेरा दिल बुझ सा गया। हालांकि हमारे बीच ये पहले से तय था कि हम इस रिश्ते को नहीं निभाएंगे, हमेशा अपने पुराने रिश्ते को ही निभाएंगे। तो अनिल को हक था कि वो अपनी जिंदगी में अपनी उम्र की लड़की को शामिल कर सकता था। हालांकि मैं जानती थी कि वो मेरे लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं रखता था। इसलिए अपने मोबाइल से वो मुझे उस लड़की की फोटो दिखाने लगा और मुझसे पूछने लगा कि बताओ कैसी है। मैं मुस्कुरा भी नहीं सकी थी। मैंने कहा, बहुत प्यारी है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगेगी। कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है बड़े पापा मान जाएंगे, कोई फसाद तो नहीं करेंगे ना। मैंने कहा, तुम फैक्ट्री से जो कमाते हो उन पैसों से इंस्टॉलमेंट में एक फ्लैट खरीद लो। जब तक तुम्हारी पढ़ाई का सिलसिला पूरा होगा तब तक वो फ्लैट तुम्हारे पास ही रहेगा। फिर तुम उस लड़की से शादी करके उस फ्लैट में रख लेना। अनिल को मेरा मशवरा अच्छा लगा था और उसने ऐसा ही किया था। जैसे ही उसका बीए कंप्लीट हुआ वो एक फ्लैट का मालिक बन चुका था। वो मुझसे कहने लगा, मैं प्रीति से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा रिश्ता मांगने प्रीति के घर जाओगी। मैंने कहा, किस रिश्ते और हैसियत से मैं जाऊंगी। अनिल मेरी बात सुनकर चुप हो गया था। कहने लगा, यही तो मसला है, मैं प्रीति को तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में बता नहीं सकता, फिर वो मुझसे शादी नहीं करेगी। वो कहने लगा, अगर तुम एक बार सच छुपाकर मेरा रिश्ता प्रीति से तय कर दो तो यकीन मानो एक बार प्रीति से शादी होने के बाद मैं मम्मी पापा को मना लूंगा। खैर, अनिल के कहने पर मैं प्रीति के घर गई थी अनिल का रिश्ता मांगने के लिए। मैं अनिल की कजिन की हैसियत से गई थी और रिश्ता भी पक्का कराई थी।
जब उन्हें ये मालूम हुआ कि अनिल प्रीति को शादी के बाद अलग घर में रखेगा, तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं हुआ था। उन्हीं दिनों मेरा बीपी हाई रहने लगा था। मेरे सर में दर्द भी रहता था। औरत के लिए सौतन शब्द शायद हमेशा ही दर्द का कारण बनता रहा है। ऐसी ही तकलीफ से मैं भी गुजर रही थी। मेरी तबीयत ज्यादा ही खराब हुई तो अनिल मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। मुझे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दे दी गई। मैं अनिल के साथ अस्पताल से बाहर जाने लगी कि अचानक से एक व्हीलचेयर मेरे सामने आकर टकराई। व्हीलचेयर खींचने वाला वार्ड बॉय मुझसे बार बार माफी मांगने लगा। वो थोड़ी देर बाद जा चुका था, शायद किसी मरीज को लेकर जा रहा था। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए थे। व्हीलचेयर पर बैठा हुआ कोई और नहीं बल्कि वो युग था। वह मुझे हैरत से देख रहा था। मुझे देखते ही वो व्हीलचेयर से खड़ा हो गया और कहने लगा, मीनाक्षी, तुम? मैंने कहा, युग, तुमने मुझे बेमौत मार दिया था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे इतनी बड़ी जिल्लत दी? अगर मुझसे शादी का इरादा नहीं था तो मुझसे मंगनी क्यों की थी? मैं रोने लगी थी। वो कहने लगा, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और पिछले 2 साल से मैं कोमा में था। बस कुछ महीने पहले ही होश में आया हूँ। और जब होश में आया तो पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैंने कहा, शादी नहीं, बर्बादी हुई है। मेरे घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर मेरी शादी मुझसे 4 साल छोटे कजिन से कर दी। मेरे साथ साथ उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। अनिल को देखकर वो कहने लगा, मीनाक्षी, मैं आज भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। भगवान के लिए तोड़ दो इस रिश्ते को। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अनिल का हाथ पकड़कर तेजी से हॉस्पिटल के बाहर आ गई। पूरे रास्ते में रोती रही थी। अनिल मुझे देखता जा रहा था और कहने लगा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा, अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। अनिल कहने लगा, क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? क्या उससे अब भी मोहब्बत करती हो? मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा, उससे ज्यादा मुझे अपने घर वालों की इज्जत प्यारी है। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। जो हो चुका है मैं उसी को निभाऊंगी। वो कहने लगा, मैंने दिया ही क्या है तुम्हें? मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए अनिल। तुम जैसे चाहो अपनी जिंदगी जी सकते हो, बस मुझसे अपना नाम मत छीनना। मैंने रोते हुए कहा था। अनिल बोला, मैं अपने साथ तुम्हें अपने अलग फ्लैट में लेकर जाऊंगा और फिर अगर तुम चाहो तो मुझसे आजादी हासिल करके युग से शादी कर सकती हो। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं करनी उससे शादी। मेरे दिल में अब युग कहीं भी नहीं है। बस अपना नाम मुझसे मत छीनना। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम के साथ जी लूंगी। मेरी बात सुनकर अनिल कहने लगा, जिंदगी बहुत लंबी होती है, कैसे जियोगी सिर्फ मेरे नाम पर? मैं उसे देखती रह गई थी। मैंने कहा, तुम्हें शायद औरत की वफा का अंदाजा नहीं है अनिल। वो जी लेती है। कुछ देर के बाद हम दोनों घर आ चुके थे। मैं गाड़ी से उतरकर अपने कमरे में चली गई। मैं डिप्रेशन की मरीज बन चुकी थी क्योंकि नेचुरल ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। अनिल बहुत जल्द प्रीति से शादी कर लेता, फिर तो शायद मुझे अपनी शक्ल भी ना दिखाता। रात को जब अनिल कमरे में आया तो मैंने अपना तकिया उठाया ताकि सोफे पर जाकर सो जाऊं। तभी वो कहने लगा, मीनाक्षी, मेरे सर में दर्द है, प्लीज मेरा सर दबा दो। मुझे उसके मुंह से सिर्फ मीनाक्षी शब्द सुनकर हैरत हुई थी, क्योंकि इससे पहले वो मुझे दीदी कहकर बुलाया करता था। खैर, मैं उसका सर दबाने लगी। अनिल कहने लगा, मेरी हर बात फौरन क्यों मान लेती हो? इसलिए कि मेरी बीवी हो? पहले तो मुझे डांट भी देती थी, मेरे कान भी खींच लेती थी, लेकिन अब तो मेरी छोटी से छोटी बात भी मान लेती हो, इनकार नहीं करती हो। आखिर क्यों? मैंने कहा, रिश्ते बदल गए हैं। शादी के 2 बोल से मर्द की हैसियत बदल जाती है, चाहे वो उम्र में छोटा ही क्यों ना हो। वो मुझे देखकर कहने लगा, मैंने प्रीति से शादी करने से इनकार कर दिया है। उसकी बात सुनकर मेरा हाथ उसके सर पर रुक गया था। मैंने कहा, क्यों? तो कहने लगा, उससे कोई भी शादी कर लेगा। मैं जानता हूं कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करती कि मेरे बगैर मर जाएगी।
ना ही शायद मुझे उससे इतनी मोहब्बत है। मैंने कहा, फिर भी तुम्हें हक है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का। वो कहने लगा, और तुम्हें? तुम सिर्फ कुर्बानी के लिए रह गई हो। मीनाक्षी, बोलो, जवाब दो। उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे और उठकर भी बैठ गया था। कहने लगा, आज मैं कामयाबी के जिस मकाम पर खड़ा हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। बड़े पापा के गलत फैसले पर नुकसान मेरा नहीं, तुम्हारा भी हुआ था। फिर मैं क्यों तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बनाऊं? मैं इतना भी पत्थर दिल नहीं हूं। यह कहकर उसने मेरे दोनों हाथ अपने होठों से लगाए थे। मेरा दिल जोर से धड़का था। मेरे नाम के साथ तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारने की भी हकदार हो। कहने लगा, मुझे अंदाजा ही नहीं था, मीनाक्षी, कि तुम्हारे बाल इतने हसीन हैं। तुम बहुत अच्छी हो। जानती हो, मर्द को औरत का हुस्न शायद इम्प्रेस करता होगा, लेकिन उसकी वफाएं उसे खरीद लेती है। और तुम्हारी वफा ने मुझे खरीद लिया है। शादी के रिश्ते की हकीकत का अंदाजा अनिल को शायद अब हो चुका था। आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई औरत की वफा मर्द को खरीद लेती है? मर्द औरत की वफा से यूं ही पिघल जाता है, जैसे कि अनिल। अब मैं अपने पति के साथ बहुत ज्यादा खुश रहती हूँ। दोस्तों, क्या अनिल ने मुझे अपनाकर सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।